दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 7। इसमें पीसीएस परीक्षा पैटर्न के अनुरूप स्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कथन है, पहला कथन है कि लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा कथन है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। और तीसरा है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। परिषदों, मंडलों और आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं यानी गलत हैं। तो पहले कथन पर आते हैं दोस्तों। पहला कथन ये है कि लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी के सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो ये आपका सही कथन है। और दूसरा और तीसरा कथन आपके असत्य हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 असत्य हैं। दोस्तों अगर जो हम व्याख्या देखें तो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी सदस्य लिए जाते हैं। दोनों समितियों में 15-15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। कथन 2 और 3 असत्य है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री के तहत कार्य करता है। और संसद के मंत्रालयों से संबंधित विभागीय स्थायी समितियों में लोकसभा सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य द्वारा सभापति द्वारा नामित किया जाता है, न कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा। तो देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो संसद की समितियां होती हैं उनसे संबंधित जो तथ्य हैं आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है? सही उत्तर केवल एक। दोस्तों केवल एक कथन सही है, कथन 2 सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। अगर हम इसकी व्याख्या पर आएँ तो आप देख सकते हैं संसद की लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य यानी कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें उद्योग व्यापार जगत के संसद के बाहर के व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। और दोस्तों दूसरी ओर कथन एक सही है, क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सामान्यतः विपक्ष से नियुक्त किया जाता है। और ये समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त लेखा और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच कर ये सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक व्यय समुचित तरीके से और अधिकृत विषयों पर हुआ है या नहीं। और ये समिति अपनी रिपोर्ट किसको? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, जो उसे संसद में प्रस्तुत कराता है। और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। दोस्तों इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसको एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए, पहला कथन है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को, सही है। राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर रहते हैं, ये भी सही है। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये चारों ही कथन किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप देख भी सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 154(1) के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जैसे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। साथ ही अनुच्छेद 156(3) में ये कहा गया है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। लेकिन राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चारों कथन ही जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका मतलब 3 गलत हैं इसमें और एक सही होगा। कथन देखते हैं, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। दूसरा है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी कथन सही नहीं है, क्योंकि राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, उनके न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नहीं। और तीसरा, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो ये सही है। और इसके अलावा चौथा कथन है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो व्याख्या देख लेते हैं। हमने गलत कथन तो देख लिया, लेकिन गलत कैसे है इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 153 के परंतुक के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो ये जो कहा गया है कि नहीं हो सकता है, तो वो कथन गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अनुच्छेद 217(1) के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नहीं। और ये कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। तो देखिए दोस्तों, सी कथन सही है, क्योंकि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया या अभियोग की प्रणाली अथवा राज्य की विधायिका द्वारा हटाए जा सकने की व्यवस्था नहीं दी गई है। और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तभी तक अपने पद पर धारण करेंगे अपने पद को। वैसे इनका कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। और दोस्तों, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही है। उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा यानी सीएम राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। क्योंकि राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें विधानसभा में बहुमत की स्थिति का बने रहना और दलगत कारक प्रमुख हैं। तो इस तरह से देखा जाए, विकल्प ए का कथन सही नहीं है, शेष विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है।
संविधान में इसका बाकायदे उपबंध भी किया गया है। अनुच्छेद 267(2) में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगा और जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से जानी जाएगी, इसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 और 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना, ऐसे निधि में व्यय पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि है जो दोस्तों राज्यपाल के बयानाधीन रखी जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये जो राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना राज्य के विधानमंडल द्वारा की जाती है, इसमें जो भी खर्च हैं वो राज्यपाल के व्यय अधीन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अभिरक्षक या अभिभावक या संरक्षक कौन है? तो ये है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक उच्चतम न्यायालय है और संविधान का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय उपचार देता है। वही संविधान के प्रावधानों में किसी संदर्भ में अस्पष्ट होने अथवा असंवैधानिक होने पर जो है संविधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार भी रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर? देखिए, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है। दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो है परामर्श से किए जाने की व्यवस्था रही है और ये परामर्श भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलेजियम जो कि 1993 के निर्णय के तहत की सिफारिश के आधार पर संरचित होता है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। एक संविधान संशोधन लाया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 से संविधान के अनुच्छेद 124(2) और कई अनुच्छेदों में कुछ संशोधन करके नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जिसमें दोस्तों न्यायिक नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये जो 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब पुनः वही कॉलेजियम व्यवस्था जो 1993 में लागू की गई थी उसी को आज भी लागू किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ पर? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद और सत्र न्यायालयों में या उपर्युक्त सभी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जो जज हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय में है। और देखिए, अनुच्छेद 127(1) में प्रावधानित है कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम प्राप्त नहीं हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करे, उसको आवश्यक अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने का लिखित अनुरोध कर सकता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी पीठ किस केस में बनी है? ऑप्शन है गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस या टी.एम. पाई फाउंडेशन केस में। तो सही उत्तर है गोलकनाथ केस में। दोस्तों 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया, जो आज तक की उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी पीठ है।
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई थी। तो दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो अब तक की सबसे बड़ी है, और दूसरी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? ऑप्शन है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और इसके अनुसार संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो। और इस सिद्धांत का दोस्तों, इस सिद्धांत का जो है क्या है कि मूल ढांचे का उल्लेख या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लेख नहीं है, और इस सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में संविधान के कतिपय महत्वपूर्ण लक्षणों को संविधान के मूल ढांचे का भाग स्वीकार किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में आया, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि PIL क्या है? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी में इसको जनहित याचिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का फुल फॉर्म है। दोस्तों, जनहित याचिका ये जनहित के संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाता है, और ये याचिका पीड़ित पक्ष द्वारा या तृतीय पक्ष द्वारा दाखिल की जाती है, और न्यायालय स्वयं किसी मामले में संज्ञान लेकर उसकी जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1979 में न्यायिक पहल पर जनहित याचिका का आरंभ हुआ, और दोस्तों इसके विकास में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, ये 1973 से 1980 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, और न्यायमूर्ति PN भगवती जो 1973 से 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, और 1985-86 के दौरान PN भगवती सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे। इन लोगों का यानी VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती का PIL में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 का संबंध है दोस्तों उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुच्छेद 222, इसमें कहा गया है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, और अनुच्छेद 227 जो है दोस्तों, ये सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति संबंधी प्रावधान है। तो आप देख सकते हैं सही मिलान इस तरह से हो जाएगा, A का चौथा, B का पहला, C का तीसरा और D का दूसरा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन A, 4, 1, 3 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? देखिए, अनुच्छेद 4 और 5, अनुच्छेद 56-57, अनुच्छेद 141 और 142, और अनुच्छेद 245 और 246। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 और 246। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों अनुच्छेद 245 और 246 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित हैं, और इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 246 में जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची के विषयों में संसद को, सूची 2 जो राज्य सूची है इसके विषयों में राज्य विधानमंडल को, और दोस्तों सूची 3 यानी समवर्ती सूची के तहत शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधियां बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है।
और इसके अतिरिक्त दोस्तों अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद को सौंप दी गई हैं, जिसके तहत समवर्ती सूची और राज्य सूची में प्रगणित नहीं किए गए हैं। और या करों के अधिरोपण के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद यानी संघीय सरकार में निहित है। अब आइए अगला प्रश्न पंचायती राज से देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? देखिए, विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रहण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 आपके सही हैं, जो कि दोस्तों पंचायती राज का उद्देश्य सुनिश्चित करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में विकास में जन भागीदारी के साथ शासन के निचले स्तर तक राजनीतिक जवाबदेही पंचायती राज व्यवस्था के मूल में शामिल है, जबकि इसमें वित्तीय संग्रहण इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये सही नहीं है। और यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है, सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो दोस्तों ए, सी और डी आपके सही हैं। आपसे पूछा गया सही क्या नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 पंचायतें और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्य दिए गए हैं। और दोस्तों ये संशोधन अधिनियम याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। इस तरह से विकल्प बी कथन सही नहीं है, जबकि अन्य कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के 73वें संविधान संशोधन में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें 73वें संविधान संशोधन में शामिल हैं? इस तरह के प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन में, और नगर पंचायतों से संबंधित उपबंध 74वें में है। तो केवल 1, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, इसमें अनुच्छेद 243 बी के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिनको सामान्यतः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत नाम दिया गया है। और जो नगर पंचायत का प्रावधान है, ये अलग से 74वें संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान क्या किया है? देखिए, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए, और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों संविधान के 73वें संविधान संशोधन से इन चारों ही चीज़ों को जो है लागू करने का प्रावधान किया गया है। देखिए कि ये सारे प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किए जाने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है, सही है। कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं, तो ये सही नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, कथन कारण से संबंधित ये प्रश्न है, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
जो है अनुच्छेद 243 घ के खंड 3 में ये कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 स्थान इसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। लेकिन ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन इस आरक्षण के फलस्वरूप आप जानते हैं महिलाओं की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं में ये परिवर्तन आया है। लेकिन कारण जो दे रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ऑप्शन है 63वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन और देखिए 61वां संशोधन या 60वां संशोधन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब का है? 1988 का है, 1928 का, जो कि 28 मार्च 1989 से जो है प्रभावी हुआ था। याद रखिएगा। इसकी धारा 2 में संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और दोस्तों सबसे पहले 9वीं लोकसभा के चुनाव में, याद रखिएगा, 9वीं लोकसभा का जो चुनाव था इसमें जो है 18 वर्ष के नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और ये संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने सॉल्व किया यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के स्तरीय प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।